और दूसरा बेटा कॉपर सल्फाइड। कॉपर की हमने वैलेंसी लेनी 1, सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है बेटा जी 2। तो ये कंपाउंड बन गया Cu2S। ये हमारे पास क्या होती है, कॉपर ग्लैंस। क्या होती है बेटा, कॉपर ग्लैंस। और सबसे लास्ट में हमारे पास जो बेटा जी मरकरी की ओर होती है उसका नाम है सिनाबार। मरकरी की ओर का नाम क्या है बेटा, सिनाबार। ये एमसीक्यू जो आएगा ना पेपर में उसमें इसका नाम दिया जाएगा सिनाबार का, आपको खास याद रखना है। तो यहाँ मरकरी की बेटा जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और सल्फाइड की वैलेंसी भी 2 होती है। क्रॉस करके ये कट गया, हमारे पास क्या बन गया, HgS। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा जी, सिनाबार होता है। क्या होता है, सिनाबार। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, हम लोग जो ज़मीन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, इनको माइन करना पड़ता है। और माइन करते हैं तो हमारे पास ओर निकलती है। अब ओर का भी मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा ओर निकली और मेटल निकल जाएगा। हम लोगों को पहले तो जो मिट्टी मुट्टी होती है वो सारी सेपरेट करके ओर को क्या करना पड़ता है, कंसनट्रेट करना पड़ता है। फिर उस कंसनट्रेटेड ओर को हम लोगों ने मेटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो हमारे पास वो भी मेटल मिल जाता है, वो मेटल हमारे पास श्योरिटी नहीं होती है कि वो सारा का सारा मेटल हम लोगों को प्रॉफिटेबली देगा। हम लोगों को पहले उसको रिफाइन करना पड़ता है मार्केट में, बाजार से ख़रीदने से पहले। ठीक है जी। या जो इंडस्ट्री वाले, माइनिंग वाले होते हैं, ये जैसे आगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे इंडस्ट्रीज़ को बेचते हैं, तो सबसे पहले इनको क्या करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला क्या बेटा जी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर को इकट्ठा करना। दूसरा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, उस सारे को मेटल में कन्वर्ट करना। उसमें हम लोग काफ़ी सारे स्टेप्स सीखेंगे। और जो लास्ट वन है रिफाइनिंग, ये रिफाइनिंग हम लोग सिर्फ कॉपर की सीखेंगे, हमारे पास सिलेबस में कॉपर की रिफाइनिंग है। ठीक है जी। बढ़िया इंपॉर्टेंट है टॉपिक का कॉपर की रिफाइनिंग, और पेपर में भी आ सकता है। तो जो वेरियस स्टेप्स होते हैं जिनसे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी ओर से, और रिफाइन करके सारा जो एंड प्रोडक्ट निकलता है हम लोग उसको कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहते हैं बेटा, मेटलर्जी। मैंने फाइनल प्रोडक्ट हमने रिसीव करना है, सिर्फ क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट रिसीव करना है। उसके बीच वाले जितने भी सारे इंटरमीडिएट प्रोसेसेस हैं उन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी। अब इसको बेटा करने से पहले आप सभी लोगों को ना रिएक्टिविटी सीरीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आती है तो कोई परेशानी नहीं होगी, पर अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं आती है तो हम लोगों को परेशानी होगी। ठीक है कि नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ की हम लोग बात करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ पहले, जो अपने बच्चों को मैंने किस तरह से याद करवा रखी है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो होती है बेटा जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैप्टर सेकंड में भी इसको पढ़ के आए हो। ठीक है जी। और यहाँ भी हम लोग इसको अच्छे से करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ को। तो सबसे पहले देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज़ में बात करते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो होता है पोटाशियम। क्या होता है बेटा, पोटाशियम। पोटाशियम के जो नीचे आता है बेटा जी वो कौन होता है, सोडियम। ठीक है। उसके नीचे कौन होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे कौन होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के नीचे क्या होता है, जिंक। तो इसको मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ। मैंने जो अपने बच्चों को समझा रखा है, ठीक है जी। वो क्या है बेटा, पोटाशियम तो आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। ठीक है जी। पोटाशियम तो ईजिली आपको पता लग जाएगा। उसके बाद याद रखना है SCMA। ठीक है। SC से याद रखना है शेड्यूल कास्ट, MA से याद रखना है मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो S से होता है सोडियम। ठीक है जी। C से होता है कैल्शियम। M से होता है मैग्नीशियम। ठीक है। A से होता है एल्युमिनियम। तो क्या याद रखना है, SCMA। एस से क्या आ जाएगा आपके पास, सोडियम। सी से आ जाएगा कैल्शियम। एम से आ जाएगा मैग्नीशियम। Al से आ जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है जी। SCMA। ठीक है। उसके बाद हम लोग याद रखेंगे, आएगा हमारे पास जिंक। क्या आएगा बेटा, जिंक। तो जिंक के नाम से याद रख लेना है। जिंक में बेटा Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, N फॉर निकल। तो जिंक आएगा, फिर उसके बाद आयरन आएगा, फिर क्या आएगा, निकल। क्या आएगा, निकल। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा टिन और लेड। तो टिन और जो लेड होते हैं ना, ये आपको वैसे ही याद रख लेने हैं। टिन का होता है SN और लेड का होता है PB। ठीक है। और टिन और लेड के नीचे होती है हाइड्रोजन। क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है। इस सारे को ना मैं बारीक बारीक करके लिखता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स सी, एक बार इसको देखते हैं थोड़ा सा बारीक करके। तो देखो, सबसे पहले बेटा क्या लिखना है, पोटाशियम। पोटाशियम के बाद हमारे पास क्या आएगा, सोडियम। फिर उसके बाद कैल्शियम। फिर आएगा मैग्नीशियम। फिर उसके बाद आएगा एल्युमिनियम।
फिर आएगा जिंक, जिंक का जेड, आई से आयरन, एन से आएगा निकल, एन से क्या आएगा निकल। उसके बाद आएगा टिन और लेड, टिन और लेड, और इसके बाद आएगी हाइड्रोजन। ठीक है, तो याद कैसे करना है, एस सी शेड्यूल कास्ट, एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, फिर जो जिंक का नेम होता है जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन और एन फॉर निकल। ठीक है जी, एन फॉर निकल। टिन का आता है बेटा जी एस एन, और लेड का होता है पी बी। ठीक है, टिन लेड। उसके बाद क्या आएगा बेटा जी, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन से क्या होंगे बेटा जी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होंगे, हम लोग उनकी बात करते हैं। तो उसमें भी हम लोग एक रूल लगाएंगे, अगर आप लोगों को याद हो गया तो सबसे बेटर होएगा वो रूल। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनकी बात कर रहे हैं। हम लोग लिखेंगे सीएम चीफ मिनिस्टर, फिर बाद में एसजीपी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सी नहीं लिखना उसका कमेटी का, सीएम से याद रखना है बेटा चीफ मिनिस्टर, एसजीपीसी, पीसी नहीं याद रखते, बस एसजीपी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सी फॉर बेटा जी कॉपर, एम फॉर मरकरी। ठीक है, सिल्वर का एजी होता है, गोल्ड का सिंबल एयू होता है, और लास्ट में पीटी से प्लेटिनम, पीटी से प्लेटिनम। ठीक है, तो एक बार मैं सारी दोबारा लिख देता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ बेटा जी सिंबल्स, ठीक है, और आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, समझने में हमें आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो शुरू में लिखना है वो लिखना है बेटा जी पोटाशियम। क्या लिखना है, पोटाशियम। पोटाशियम के बाद नेक्स्ट जो होता है बेटा जी वो कौन सा होता है, SCMA। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर आता है जिंक। तो जिंक के नेम से याद रख लेना हम लोगों ने, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, एन फॉर निकल। ठीक है, तो जिंक, जिंक के बाद क्या आयरन, फिर क्या आएगा निकल। निकल के बाद हम लोगों ने लिखना है टिन और लेड। क्या लिखना है बेटा जी, टिन और लेड। टिन का होता है SN, लेड का होता है PB। उसके बाद आएगी बेटा जी हाइड्रोजन। क्या आएगी, हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे वाले जो होते हैं CM चीफ मिनिस्टर, फिर SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सी फॉर यहाँ कॉपर, एम फॉर मरकरी, एस फॉर सिल्वर, गोल्ड फॉर G और प्लेटिनम से P। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को आने चाहिए। हम देखते हैं उसी स्लाइड्स पे चलते हैं बेटा जी। तो देखें हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, मेटल्स को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना था, और उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ करवाई थी आप लोगों को। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं हम लोग, इसको अच्छे से समझते हैं। अब ये देखो बेटा, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, SCMA। ठीक है, फिर जिंक, आयरन, निकल नहीं लिखा है इन्होंने, लेड और कॉपर। ठीक है, टिन भी नहीं लिखा। तो उसके बाद क्या था, CM चीफ मिनिस्टर, कॉपर मरकरी, HG मरकरी से होता है। फिर उसके बाद क्या था, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, SGP श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से मैंने याद करवाया था। ये बेटा आप लोगों को आने चाहिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर 3 में भी आई है, चैप्टर 2 में भी आई है ना, और चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट में भी आपको पता है, रिएक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर को मेटल से ऑब्टेन करना है ना, हमें मेटल ऑब्टेन करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर करके। तो हम लोग इसको पहले बांट लेते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे है ना, उनकी अलग तरीके से प्रोसेस होगा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनका अलग से, और जो सबसे कम रिएक्टिव है उनका प्रोसेस अलग से होगा। तो जो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके क्लोराइड्स या इनके ऑक्साइड्स मिलेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, या तो आप लोगों को इनके क्लोराइड्स मिलेंगे या इनके आप लोगों को क्या मिलेंगे, ऑक्साइड्स। और आपने क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स दोनों को मेल्ट करना है। इस कदर आप लोगों ने उनको हीट कर देना है कि वो क्या हो जाएंगे बेटा, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने उन दोनों को क्या करना है बेटा, मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसमें से करंट पास करा देना है। मेल्ट करने के बाद उसमें से क्या पास करा देना है बेटा, करंट। ठीक है, तो जब आप उसमें से करंट पास करा दोगे
तो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। ठीक है जी। अब उस इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड और एनोड पे हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स और रिलेटिव गैस, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन मिल जाएगी, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। तो जिंक जो होता है हमने पढ़ा था, जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलता है हमें, या जिंक का कार्बोनेट मिलता है जिसको कैलामाइन कहते थे। ठीक है जी। तो जिंक ब्लेंड और जो जिंक कार्बोनेट था, इन लोगों को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे इनके ऑक्साइड्स। ठीक है। जब जैसे जिंक का आप लोगों को ऑक्साइड मिल जाएगा, फिर हम लोग उसमें कार्बन ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डाल के उसको ऑब्टेन कर लेंगे मेटल को। जैसे जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो कॉपर और जो हमारे पास मरकरी है। कॉपर का क्यूपराइट मिलता है और मरकरी, कॉपर का क्यूपराइट और कॉपर ब्लेंड। ठीक है जी। और मरकरी की मिलती थी सिनाबार। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे। हमें इनमें कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनमें कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है। दोबारा देख लें। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हम लोग उनका क्या करते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग उनके मोल्टन, क्या, या तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऑक्साइड्स मिलेंगे, या हमारे पास उसके मोल्टन क्लोराइड्स मिलेंगे। तो हम लोगों ने उनको इतना हीट कर देना कि वो मेल्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग उसमें से बिजली पास करेंगे। तो बिजली पास करेंगे तो एक कैथोड बनेगी, एक एनोड बनेगी। तो जो कैथोड है उसके पास कटायन यानी कि हमारा मेटल चला जाएगा, और जो एनोड है उसके पास गैस चली जाएगी। अगर इसमें ऑक्साइड वाली है तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी, अगर क्लोराइड वाली है तो क्लोरीन गैस जो है वो कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ओके बेटा। और उसके बाद जो जिंक, आयरन, लेड, कॉपर है, इनके हम लोगों को ऑक्साइड्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ये उनकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, और की रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करवा के की जाती हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आगे बढ़ते हैं। जब इनके ऑक्साइड्स मिल गए तो उन ऑक्साइड से हम लोगों ने कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डाल के मेटल को निकाल लेना है। ठीक है जी। और बाद में जो हमारे पास मरकरी की ओर मिलेगी या कॉपर जो निकलेगा, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, विदाउट एनी, जैसे कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट डाला था, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना, और हम लोगों को मेटल मिल जाएगा हीट करके। ठीक है। और लास्ट वन जो हमारे पास नेटिव स्टेट में आते हैं वो कौन से आते हैं बेटा? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कौन से आते हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है जी। तो ये हमें सीधे ही मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन ओर इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अ कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर। तो जो हमारे पास जो मेटल का कंपाउंड पड़ा होता है, हम लोगों ने बेसिकली उसको क्या करना होता है? रिड्यूस करना होता है। क्या करना होता है? रिड्यूस। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनके हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, या क्लोराइड्स होंगे, उनको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद हम लोग उसमें से बिजली पास करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो इसके बाद वाले मॉडरेटिव एलिमेंट हैं जैसे जिंक वगैरह है, तो इनके ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट डाल के निकाल लेते हैं। और इसी चीज़ का जिक्र इन सभी ने किया हुआ है यहाँ। आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ मैं। ठीक है जी। क्या बेटा? तो वो उसने कहा कि इनके, देखो ध्यान से, द ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर वेरी स्टेबल एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। हम लोग क्या है, कार्बन डाल के इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन मेटल्स की जो एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति है वो कार्बन से ज़्यादा है। आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आएगा, हम लोग जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में ये बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम की ओर, इसमें कार्बन डाल के एल्युमिनियम क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते? ठीक है। क्योंकि एल्युमिनियम की जो ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी है वो कार्बन की शक्ति से ज़्यादा है। तो कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव नहीं करवा सकता। ठीक है कि नहीं? कार्बन यहाँ से उसको रिमूव नहीं करवा सकता। तभी तो पेपर में पूछा जाता है, आपको चीज़ ये समझाई है
कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से पहले देखेंगे कहाँ रिएक्टिविटी सीरीज़ में लाई करता है, फिर ये देखेंगे कि इसके ऑक्साइड या कार्बोनेट की ओर है, किसकी ओर है, तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है जी। तो ये देखो, दिस इज बिकॉज द मेटल्स आर हैविंग मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, सो कार्बन इज अनएबल टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम दीज मेटल्स। ठीक है, हेंस कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू फ्री मेटल्स। ठीक है जी, तो हम लोग इनमें से नहीं कर सकते। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय देयर ऑक्साइड्स विद द कार्बन, हम लोग उसमें से नहीं ले सकते। ठीक है जी। तो हाईली रिएक्टिव मेटल की क्या जाती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या की जाती है बेटा जी? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है। अब जैसे ये नमक है, नमक में से मुझे क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, मैंने ये एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं नमक की क्या करूँगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करूँगा। मैं नमक में से बिजली पास कराऊंगा। जब बिजली पास कराऊंगा इसकी मोल्टन स्टेट में, अब मोल्टन स्टेट में हम लोग इसको इस कदर हीट करते हैं कि ये पिघल जाए। मोल्टन स्टेट में हम लोग इसको इतना हीट कर लेते हैं कि ये पिघल जाए। मोल्टन स्टेट को डिनोट किया जाता है एल से, मैंने लिक्विड। ए क्यू नहीं डिनोट किया जाता। ए क्यू का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो पानी में बना हो। ये पानी में बनाने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने उसकी मोल्टन स्टेट लेनी है। क्या लेनी है बेटा? मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है भी उसको इस कदर हीट कर दो कि वो पिघल जाए, उसको इतना हीट कर दो कि वो पिघल जाए। ठीक है, तो हमने उसकी मोल्टन स्टेट लेनी है। तो नमक की मोल्टन स्टेट जब लेंगे, फिर उसके बाद उसमें से पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास कराएंगे, तो आपको नमक और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ठीक है जी, क्या मिल जाएगी? नमक और क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो जो नमक की ओर है हम लोग उसको क्या कहते थे? उसका नाम क्या था हमारे पास नमक की ओर का? रॉक साल्ट। क्या नाम है बेटा? रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट से जो हमारे पास सोडियम निकल के आता है, वो बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस निकल के आता है। ठीक है। अब ये देखो लिखा हुआ है एल। एल का मतलब मोल्टन। मोल्टन का मतलब इसको हीट करके मेल्ट किया हुआ है, पानी नहीं डाला डूला। ठीक है, इसमें से बिजली पास कराई तो नमक अलग से निकल के आ गया और क्लोरीन गैस अलग से निकल के आ गई। ठीक है जी। अब कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस होती हैं हम लोगों ने इसको समझना है। जो कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस होती हैं हम लोगों ने उसको समझना है। ठीक है जी। तो अब उसको देखते हैं बेटा ध्यान से। मैं आपको पहले एक नया पेज ओपन करके उसमें बताता हूँ। तो ये देखो, होता क्या है बेटा? एट कैथोड। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिसके ऊपर कटायन जाता है। कैथोड खुद नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है जी। और इसके ऊपर कटायन जाएगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब नमक को पिघला देंगे तो नमक के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नमक इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसने क्या किया हुआ है बेटा जी? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 2 8 है। मेटल बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब ये नमक से, सॉरी, ये नमक वाली फॉर्म में Na पॉजिटिव में पड़ा था और अब ये मेटल बन गया Na। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होएगी 2 8 1। ठीक है जी। तो मेटल जो ऑब्टेन होता है वो किस पे ऊपर ऑब्टेन होता है? कैथोड पे। किसके ऊपर ऑब्टेन होता है? कैथोड पे। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ये क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ हुई? कैथोड पे। कैसे हुई? सोडियम ने, आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना दिया सोडियम मेटल। क्या बना दिया? सोडियम मेटल। तो ये देखो ऐड कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है बेटा? सोडियम मेटल जो होता है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जो सोल्यूशन के अंदर आयंस पड़े थे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना दिया? सोडियम मेटल। क्या बना दिया? सोडियम मेटल। ठीक है जी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं गेन किए, सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सोडियम के आयन ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है और सोडियम मेटल बनाया है। वो जो हम लोगों ने कंपाउंड लिया था, वो कंपाउंड देखो कि 2NaCl लिया था। ठीक है कि नहीं? तो 2, और हमारे पास सोडियम एटम्स भी कितने निकल के आए थे? 2। तो उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ बताया हुआ है कि हम लोगों ने जो 2 लिए थे, वो 2 सोडियम आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और 2 एटम सोडियम के बना दिए। ठीक है जी। तो जो एक आयन होता है उसने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना और एक एटम बना देना। अब बात करते हैं हम लोग कि जो रिएक्शन अपना क्या कहते हैं एनोड पे हुई थी। एनोड देखो बेटा, एनोड वो कौन सा होता है जिसके ऊपर अनायन जाता है? एनोड के खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव।
और जो एनायन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, एनायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और जो एनोड होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी। तो क्लोरीन गैस बनती है। अब रास्ते में तो पड़ा होगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन जो होता है इसकी अब क्या है, 288 है। इसकी बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये स्टेबल था, पर इसने क्लोरीन गैस की फॉर्म में बनना है, तो ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और ये क्या बन जाएगा बेटा जी, क्लोराइड की स्टेट में से क्लोरीन एटम बन जाएगा 287। डन। अब पर अकेला क्लोरीन निकल नहीं सकता एटॉमिक स्टेट में। किस स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में अकेला क्लोरीन निकल नहीं सकता। तो क्या होगा बेटा जी, दो क्लोरीन के जो आयंस होंगे, ठीक है जी, वो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने में से क्या करेंगे, लूज करेंगे, और हमारे पास क्लोरीन गैस बनेगी। क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। तो Cl2 जो होगी वो बनेगी। ठीक है जी। तो अब ये देखो, यहाँ हम लोग इसको समझा रहे हैं। जो कैथोड के ऊपर है बेटा जी, वो सोडियम के जो दो आयंस थे उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और सोडियम एलिमेंट बना लिया, सोडियम मेटल बना लिया। और एनोड के ऊपर क्या हो गया बेटा जी, एनोड के ऊपर क्लोरीन के जो आयंस थे जिनको क्लोराइड आयंस कहते हैं, इन्होंने अपने में से दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और क्लोरीन गैस बना दी। क्या बना दी बेटा, क्लोरीन गैस। तो वो कहते हैं पोटाशियम मेटल भी ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है, कैल्शियम मेटल भी ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है, मैग्नीशियम मेटल भी जो होता है ऐसे ही ऑब्टेन किया जाता है। पोटाशियम मेटल का भी पोटाशियम की क्लोराइड की ओर मिलती है, कैल्शियम की भी कैल्शियम क्लोराइड की ओर मिलती है, और मैग्नीशियम की भी मैग्नीशियम क्लोराइड की ओर मिलती है। समझ गए बेटा। तो हम लोग ऐसे ही ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम भी एक हाईली रिएक्टिव मेटल है ना। तो एल्युमिनियम जो होता है ये बॉक्साइट से निकलता है। तो जो इसकी बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है बेटा जी, वो होता है Al2O3। क्या होता है, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम की बॉक्साइट होती है। ठीक है जी। तो होता क्या है बेटा जी, अब इसको भी पिघलाते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल है। इसको पिघलाया, पिघलाने के बाद क्या किया बेटा जी, इसमें से हम लोगों ने इसके जो आयंस थे, जो एल्युमिनियम का आयन था उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एल्युमिनियम एटल बनाया। और जो ऑक्साइड का आयन था, ठीक है, एक ने क्या किया बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और दो ने क्या कर दिया, टोटल 4 लूज कर दिए। तो ऑक्सीजन गैस बन के हमारे पास सामने आई। ठीक है जी। फिर से दोबारा समझा देता हूँ इसको भी, ध्यान से देखो बेटा। जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हम सभी को पता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,6। ठीक है जी। जो ऑक्साइड का आयन होता है, जो ऑक्साइड का आयन होता है, ओ के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे होते हैं। तो ऑक्साइड आयन जो होता है वो 2,8 की फॉर्म में होता है। ऑक्साइड आयन जो होगा वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ऑक्सीजन एटम बनाएगा 2,6 वाला। ठीक है। पर ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को ऑक्सीजन गैस चाहिए। जो ऑक्सीजन बाहर निकल के आती है वो गैसीय स्टेट में निकल के आती है, यानी कि 2 उसके एटम्स होंगे। तो फिर ये क्या होगा, 2 ऑक्सीजन के जो आयंस होंगे ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने में से लूज करेंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने में से लूज करने के बाद जो हमारे पास O2 गैस है वो बन के आएगी, रहेगा 2,6 ही, पर जो बन के आएगी वो क्या आएगी, O2 गैस। ठीक है। तो ये देखो, जो ऑक्साइड के आयंस थे इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद O2 गैस निकल गई। एल्युमिनियम था जो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और एल्युमिनियम मेटल बन गया। ठीक है जी, एल्युमिनियम मेटल बन गया। नेक्स्ट बेटा, दिखाया हुआ एल्युमिनियम की ओर जो होती है Al2O3.2H2 होती है। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको हम लोगों ने बॉक्साइट में से निकाला ये रहा। अब इसको गर्म भट्टी में देखो क्या कर रहे हैं, इतनी देर तेज उबाल रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जो हीट करने के बाद एल्युमिनियम मेटल हम लोग बिजली पास करा के निकालते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है जी, चमकीला। अब बात करते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, हम लोग उनको इलेक्ट्रिसिटी पास करा के नहीं करते। मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं या तो इनकी हम लोगों को कार्बोनेट्स की ओर निकलती हैं या इनकी मिलती हैं सल्फाइड्स की ओर। तो जो कार्बोनेट की ओर होती है उसकी कराई जाती है बेटा जी कैल्सीनेशन, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सीनेशन।
और जो सल्फाइड की ओर होती है, ठीक है जी, उसकी कराई जाती है रोस्टिंग। क्या कराई जाती है? रोस्टिंग। जो कार्बोनेट की ओर होती है बेटा जी, उसकी क्या कराते हैं? कैल्सिनेशन। और जो सल्फाइड ओर होती है उसकी क्या कराते हैं? रोस्टिंग। क्या कराते हैं? रोस्टिंग। ठीक है। तो जिंक, उसकी हमारे पास क्या है बेटा जी? दो ओर्स मिलती हैं, एक सल्फाइड वाली, एक कार्बोनेट वाली। कार्बोनेट वाली का नाम मैंने आपको बताया था कैलामाइन, और जो सल्फाइड वाली होती है उसका नाम होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। जो कार्बोनेट और होती है उसकी होती है कैल्सिनेशन, सल्फाइड और की होती है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में फ़र्क क्या होता है बेटा जी? कार्बोनेट की ओर चेक करो, पहले ही उसमें ऑक्सीजन है, सल्फाइड की ओर में ऑक्सीजन नहीं है, तो हम लोगों ने इनके ऑक्साइड को चाहिए, इनका ऑक्साइड हम लोगों ने ऑब्टेन करना है। इसको तो डायरेक्टली हीट कर देंगे, बिना ऑक्सीजन के, बिना एयर के, ठीक है कि नहीं? बट जो ये वाला नीचे वाला है, इसमें हम लोगों को एयर डालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी। तो जो जिंक कार्बोनेट की ओर होती है बेटा जी, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है कैल्सिनेशन से, कैलामाइन कन्वर्ट हो जाती है जिंक ऑक्साइड में कैल्सिनेशन से। बट जो सल्फाइड और है, ब्लेंड है, उसको हम लोगों को ऑक्सीजन देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ये एब्सेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है बेटा, बात समझ लग गई? अब हमारे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया हमारे पास? सारा मेटल का ऑक्साइड। क्या निकल के आ गया? मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड से क्या किया जाता है? मेटल ऑब्टेन किया जाता है कैसे? कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डाल के। क्या डाल के? कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या करता है बेटा जी? ये ऑक्सीजन जो होती है इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, और साथ में जो बचा जिंक है वो हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक है। कैलामाइन की ओर ये दिखा रखी है, जिंक ब्लेंड की ओर ये दिखा रखी है। इन दोनों से पहले तो क्या कर लेते हैं? जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। अब जिंक ऑक्साइड में कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट डाल के जिंक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? जिंक बना लेते हैं। ठीक है। ये मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स की जो हम लोगों ने बात की थी उसके बारे में। अब एक और मेन बात जो हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो आयरन है तो ये भी मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट है, पर आयरन की ओर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, हेमाटाइट से हम लोग आयरन को ऐसे नहीं निकाल सकते। इसका लॉजिक जो है इन्होंने ये नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देखें बेटा, हम लोग क्लियर करते हैं। आयरन मेटल को कहते हैं, इसकी ओर हेमाटाइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है। टिन एंड लेड मेटल्स आर आल्सो, इनको भी रिड्यूस किया जाता है बाय कार्बन। इवन लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, जो कॉपर वगैरह हैं, कहते हैं उनको भी कर लेते हैं। ठीक है जी। पर जो बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस पे हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐसे नहीं करते। इंडस्ट्रियल पर्पस पे देखो, जो हमारी मेन पार्ट थर्माइट रिएक्शन है, लिख लो, ये पेपर में आएगी आएगी, पेपर में आएगी ही आएगी। थर्माइट रिएक्शन में हेमाटाइट ली जाती है, आयरन ऑक्साइड, इसमें क्या डाला जाता है बेटा? एल्युमिनियम। क्या डाला जाता है? एल्युमिनियम। तो इसको इग्नाइट करने के लिए पहले ना इसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन रख देते होते हैं, और मैग्नीशियम रिबन को आग लगा देते हैं। फिर इन दोनों को आग जो होती है वो शुरू हो जाती है। जब आग शुरू हो जाती है तब ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं कि ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस चलता जाता है, और इसका बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास आयरन निकल के आता है, ये पिघली हुई स्टेट में, मोल्टन स्टेट में आता है। तो जो ये रेलवे ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स में अगर कभी दरारें पड़ जाएं, क्रैक्स पड़ जाएं, तो वो क्रैक्स को फिल करने के लिए, उन दरारों को फिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनके ऊपर आयरन डालते हैं पिघला हुआ। पर आयरन को इतनी ज़्यादा अमाउंट आयरन की जो होती है उसको पिघलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। तो उसको पिघलाने के लिए ये रिएक्शन की जाती है। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। क्या नाम है बेटा जी? थर्माइट रिएक्शन। और ये पेपर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह जैसे ये थर्माइट रिएक्शन है हमारे पास, थर्माइट रिएक्शन की तरह हम लोग जो पायरोलोसाइट है, मैग्नीज की ओर है, इसमें भी एल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डाल के क्या कर लेते हैं बेटा जी? मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं, साथ में एल्युमिनियम का ऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है जी। तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं बेटा? जो आयरन को निकालना है, इसमें भी हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट क्या डाला? एल्युमिनियम। और जो इधर अपना क्या कहते हैं, मैग्नीज को निकालना है, तो इसमें भी हम लोगों ने जो रिड्यूसिंग एजेंट डाला वो क्या डाला बेटा? एल्युमिनियम। तो दोनों स्टेट में हम लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट क्या डाला? एल्यूमिनियम। ठीक है जी। इस चीज़ को खास ध्यान रखना,
ये थर्माइट रिएक्शन तो लिखवा लो मेरे से बेटा जी, पेपर में आएगी ही आएगी, ठीक है। और इसके पीछे पायरोलोसाइट वाली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। पायरोलोसाइट वाली जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों रिएक्शंस पायरोलोसाइट और आयरन, इन दोनों में हम लोगों में जो मेटल मिलता है बेटा जी वो पिघली हुई स्टेट में ही मिलता है। जो मेटल मिलता है पिघली हुई स्टेट में ही मिलता है। और बायो प्रोडक्ट में भी जो दूसरी चीज़ बनती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड ही बन रही है दोनों चीज़ों में, इसको भी खास याद रखना। एल्युमिनियम को भी क्यों डाला जाता है बेटा जी? क्योंकि एल्युमिनियम जो है बेटा, ये इसकी एफिनिटी जो ऑक्सीजन के प्रति है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को ही डालते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी हम लोग जो इससे लेस रिएक्टिव है मरकरी की। तो मरकरी बेटा जी ये आपको मैंने बता दिया कि सिनाबार की फॉर्म में हम लोगों को मिलता है। और सिनाबार जो होती है इसमें हम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब जो मैंने आपको बताया था कैल्सिनेशन होती है कार्बोनेट्स की ओर की, और रोस्टिंग होती है सल्फाइड की ओर की। तो सिनाबार का फॉर्मूला है Hg2s, तो डेफिनेटली इसकी क्या होगी बेटा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग कैसे की जाती है बेटा जी, प्रेजेंस ऑफ एयर में हम लोग इसको हीट करते हैं, इसका ऑक्साइड मिल जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई। अब जो ऑक्साइड है मुझे इसमें कार्बन या किसी भी चीज़ को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। बट डायरेक्टली इसको हीट करो बेटा, हीट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, मुझे मेटल ही चाहिए था, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग इससे भी जो नीचे है कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। जो कॉपर होता है बेटा जी इसकी दो ओर निकलती हैं, एक कॉपर सल्फाइड जिसको कहते हैं कॉपर ग्लैंस, और दूसरी बेटा जी कॉपर ऑक्साइड जिसको हम लोग क्या कहते थे, क्यूपराइट, ठीक है। तो क्या जाता है बेटा जी, जो सल्फाइड और होती है, अब आपको बताया बार बार कि इसकी क्या की जाती है, रोस्टिंग। तो इसकी रोस्टिंग करेंगे, इसका ऑक्साइड मिल जाएगा, इसी के ऑक्साइड को जो और सल्फाइड की ओर होगी ना उसके साथ ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के हमारे पास कॉपर क्या है, निकल के आ जाएगा। तो मुझे कॉपर ही चाहिए था। दोबारा फिर सुन लो, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट ना डालने लग जाना, ना ही कोई इसको और कुछ करना है। इसकी सल्फाइड की ओर है, सल्फाइड की ओर की क्या जाते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में बायो प्रोडक्ट अपने पास क्या निकलता है बेटा जी, कॉपर का ऑक्साइड जिसको क्यूपराइट कहते हैं वही निकल जाता है। उसी को और बची हुई कॉपर सल्फाइड जो कॉपर ग्लैंस होती है उसमें डाल दो। डालने के बाद जो बायो प्रोडक्ट हमारे पास निकलता है बेटा जी वो क्या आता है, कॉपर। क्या निकल के आता है हमारे पास, कॉपर, ठीक है जी। अब सबसे मेन पार्ट इसकी रिफाइनिंग, सबसे मेन है, सबसे मेन, ठीक है। ये सारा चैप्टर एक तरफ और इसका ये क्वेश्चन रिफाइनिंग वाला एक तरफ, ये पेपर में आता ही आता है, ठीक है जी, बहुत मेन है। तो कॉपर की रिफाइनिंग जो होती है वो कैसे की जाती है बेटा, ये देखो ध्यान से, जो मोटी मोटी इलेक्ट्रोड ले रखी है ये हम लोगों ने इम्प्योर कॉपर ले रखी है और इसको एनोड की फॉर्म में लेना है। एनोड का मतलब ये है कि बैटरी का टर्मिनल जो पॉजिटिव वाला है आप इसके साथ जोड़ दें, और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है वो उसको जो प्योर का अपने पास प्योर कॉपर है उसके साथ जोड़ना है, ठीक है जी। तो नेगेटिव वाला जो हो जाएगा वो प्योर कॉपर के साथ जोड़ेंगे, वो कैथोड बन जाएगा। पॉजिटिव वाला जो होगा इम्प्योर कॉपर के साथ जोड़ेंगे, वो एनोड बन जाएगा, ठीक है जी। अब हमने जो इलेक्ट्रोड्स दोनों ले ली वो तो कॉपर की ले ली, एक प्योर और एक इम्प्योर, और जो सोल्यूशन लेना है बेटा वो सोल्यूशन भी किसका लेना है, कॉपर का ही लेना है। किसका लेना है बेटा, कॉपर का ही लेना है। तो जो सोल्यूशन होगा वो भी हमारे पास कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है जी, CuSO4। अब होगा क्या बेटा, जब सोल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है जी, तो इसमें कॉपर के आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस होंगे। तो जो कॉपर के आयंस हम लोग बात कर रहे हैं वो डायग्राम में शो किए हुए हैं ना इन्होंने, ये वाले, ठीक है जी। तो होगा क्या बेटा, जब आप इसका स्विच ऑन करोगे, बिजली पास कराओगे इसमें से, तो कॉपर के आयंस जो हैं जो सोल्यूशन के अंदर थे वो सोल्यूशन से निकलकर इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। वो सोल्यूशन से निकलकर इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। और जो दूसरे इनकी कमी आ गई उसको पूरा करने के लिए एनोड से निकलकर सोल्यूशन में आना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो दोबारा बता देते हैं हम लोग कि होगा क्या बेटा, आप लोगों ने एक प्योर कॉपर की रोड लेनी है, एक इम्प्योर कॉपर की। जो थोड़ी सी मोटी लोगे वो लोगे इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, ठीक है जी। और जो प्योर कॉपर होगा उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। जो सोल्यूशन हमने लेना है वो भी सोल्यूशन सारा कौन सा लेना है बेटा जी, कॉपर सल्फेट का। कौन सा लेना है जो सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का।
अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर के आयंस पड़े होंगे हर जगह पर, ठीक है जी। तो हर जगह पर Cu2 पॉजिटिव होगा सोल्यूशन में सारी जगह पर। तो होगा क्या बेटा, जब बिजली ऑन करेंगे तो ये सारे आयंस जो हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे और यहाँ से खाली हो जाएगा काम। तो इनकी खालीपन को दूरी जो है वो पूरी करने के लिए एनोड अपने में से कॉपर आयंस जो हैं वो सोल्यूशन में निकालेगा, और सोल्यूशन के जो आयंस हैं वो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको अपना गेन करके मेटल की फॉर्म में आकर इसके साथ चिपल जाएंगे, ठीक है जी। तो होगा क्या बेटा, जो ये कॉपर के आयंस हैं, ये कॉपर के आयंस क्या करेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बना लेंगे, कॉपर बनाकर इसके ऊपर आकर चिपक जाएंगे। तो धीरे 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 ये मोटी होती जाएगी। जो आयंस इन्होंने पानी में डाले थे, पानी वाले आयंस इसके ऊपर चढ़ गए, और धीरे धीरे यहाँ से ये खुर कर ये पतली होती जाएगी। तो जो ये सारी खुर पतली होती जाएगी, और जो आयंस यहाँ सोल्यूशन में आए थे, सोल्यूशन से आने के बाद वो सारे आयंस कहाँ चढ़ जाएंगे, इसके ऊपर। तो जो ये वाली हमारे पास कैथोड है ये धीरे धीरे थिक होती जाएगी, और जो एनोड है ये धीरे धीरे थिन होती जाएगी, ठीक है जी। और सारा का सारा कॉपर जो है ये इसके ऊपर आकर चढ़ जाएगा। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बना लिया। ये वाली रिएक्शन जो हो रही है ये हो रही है बेटा जी कैथोड के ऊपर। और एनोड के ऊपर जो कॉपर मेटल है, जो हमने इम्प्योर एनोड ली थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलकर वो आयनिक स्टेट में कॉपर के जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना Cu2 पॉजिटिव का सोल्यूशन की फॉर्म में बनते जाएंगे। सोल्यूशन जो है वो सारा कैथोड के ऊपर चढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली जो है वो हमारे पास मोटी होती जाएगी, ठीक है जी। तो हम लोग उसको ऐसे रिफाइन कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आता है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। बस चैप्टर इतना ही है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म है। वो एक आधी डायग्राम ऐसे ही दी हुई है, उसको थोड़ा सा रीड कर लेना। सो थैंक यू बच्चे।